स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गीताज कॉर्नर एस्टेट कॉमर्स में। आज हम करने वाले हैं अपने नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस DSSB फीमेल PGT कॉमर्स जुलाई 2018 के। करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अ कॉन्ट्रैक्ट विच गिव्स इट्स ओनर द राइट। एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो अपने ओनर को ये अधिकार देता है टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट ऑन और बिफोर ए गिवन डेट एट ए प्री डिटरमाइंड प्राइस इज कॉल्ड। पूर्व निर्धारित कीमत पे जो तय की गई तारीख है उससे पहले ही कि वो अपना जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे बाय कर सकता है, अपनी अंडरलाइंग एसेट को बाय कर सकता है, सेल कर सकता है। देखिए ये वाला क्वेश्चन हमने फुली डिटेल में ये सारे ऑप्शंस जो है वो हमने डिस्कस किए हैं 102 यानी कि 102 क्वेश्चन में। तो अगर आप इसके बारे में फुली डिटेल से जानना चाहते हैं तो क्वेश्चन नंबर 102 जिस वीडियो में आप उस वीडियो को देख सकते हैं। यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन होता है ओनर के पास बाय और सेल का, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए रेशियो विच रिफ्लेक्ट्स द प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपी ऑफ अर्निंग पर शेयर इज़ नोन एज। एक ऐसा अनुपात विच रिफ्लेक्ट द जो कि प्रभावित करता है प्राइस इन्वेस्टर्स आर विलिंग टू पे पर रुपीज़ ऑफ अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ये उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्राइस अर्निंग रेशियो। अर्निंग पर शेयर किस में देखा जाता है, कौन से रेशियो में देखा जाता है? प्राइस अर्निंग रेशियो में। और फॉर्मूला भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। फॉर्मूला हो जाएगा शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। शेयर प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट टाइटन ए फर्म्स क्रेडिट पॉलिसी। इनमें से ऐसा कौन सा नहीं है जो फर्म की उधार नीति को सख्त बनाता है? कौन सा नहीं है? कौन सा नहीं है वो हो जाएगा लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड। कि अगर हम क्रेडिट पे अपना जो भी माल है वो बेच रहे हैं, अगर हम जो डिस्काउंट पीरियड है उसको लंबा कर देते हैं कि अगर पहले था कि अगर आप 15 डेज़ के अंदर पेमेंट करेंगे तो 5% का डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन अगर इस डिस्काउंट पीरियड को लंबा कर दिया जाए, 15 डेज़ के बजाय 20 डेज़ कर दिया जाए, 25 या 1 महीना कर दिया जाए, तो ये क्या करेगा? ये नरम बना देगा सख्त उधार नीति को, फर्म की उधार नीति को ये नरम बना देगा। ठीक है, सख्त कौन कौन सा करेंगे? इम्प्लीमेंटिंग ए मोर स्ट्रिंगेंट क्रेडिट स्टैंडर्ड। जो उधार मानक है वो कड़ी कर दिए जाएं। ठीक है, लागू कर दिया, कड़े उधार मानकों को अगर लागू कर दिया जाए तो भी क्या हो जाएगी? फर्म की उधार नीति वो है सख्त हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन रिक्वायरिंग ए कैश डाउन पेमेंट ऑन एनी परचेज। अगर कोई भी खरीदेगा तो उसे कैश में पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी फर्म की उधार नीति सख्त हो जाएगी। शॉर्टनिंग द नेट ड्यू पीरियड कि जो पेमेंट करने वाला पीरियड है अगर उसको छोटा कर दिया जाए तो ये भी टाइट कर देगा फर्म की क्रेडिट पॉलिसी को। तो ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे लेंथनिंग द डिस्काउंट पीरियड। ये नरम बनाएगा फर्म की उधार नीति को, क्रेडिट पॉलिसी को नरम कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूमेरिकल क्वेश्चन। सिक्योरिटी एक्स हैज़ एन एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 5%। सिक्योरिटी एक्स में रिटर्न है 5% की और स्टैंडर्ड डेविएशन है 4% का। सिक्योरिटी वाई में एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 8% का, स्टैंडर्ड डेविएशन है 10% का। इफ़ देयर इज 75% इन्वेस्टमेंट इन एक्स, क्या सिक्योरिटी एक्स में कर दी जाए इन्वेस्टमेंट 75% और 25% की इन्वेस्टमेंट कर दी जाए वाई सिक्योरिटी में, देन द रिटर्न ऑन पोर्टफोलियो विल बी, तो टोटल ओवरऑल जो रिटर्न होगा वो कितना होगा? देखिए वैसे यहाँ से ही आंसर निकालना इजी है बहुत ही, क्योंकि जिसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है ना आंसर उसी के नियरेस्ट होगा। इन्वेस्टमेंट है एक्स में ज़्यादा तो एक्स में रिटर्न कितने? 5%, तो 5 के नियरेस्ट जो भी है हमारा वो हमारे पास आंसर आ जाएगा 5.75। फिर भी इसको सोल्व करके देखते हैं एक बारी। मान लीजिए कि टोटल इन्वेस्टमेंट हमने कहीं करनी है 10 लाख रुपए की, उसमें से एक्स सिक्योरिटी में कर दी 75% यानी कि 7.5 लाख रुपए की, और वहाँ से रिटर्न आ गया है 7.5 लाख का 5%, 5% है हमारे पास रिटर्न 37,500। वाई सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दिया है 25%, इट मीन्स 2,50,000 सिक्योरिटी वाई में इन्वेस्ट कर दिया गया और वहाँ से रिटर्न मिला है 8% 20,000। टोटल हमारा रिटर्न हो गया है 37,500 प्लस में 20,000 57,500। और अगर हमें रेट निकालनी हो तो कैसे करेंगे? जो रिटर्न है ओवरऑल 57,500 डिवाइडेड बाय
टोटल इन्वेस्टमेंट 10 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 को कट ऑफ करते हो तो 5.75% ही हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, 5.75 पे हम टिक कर देंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फाइनेंशियल डिसीजन ऑफ द फर्म आर गाइडेड बाय, एक कंपनी को फाइनेंस से रिलेटेड कोई डिसीजन करना है तो वो किससे गाइड होगा? ये आंसर आ जाएगा रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। कंपनी कहीं पे भी जब भी अपने फाइनेंशियल डिसीजन लेगी, फाइनेंस को इन्वेस्ट करने की सोचेगी, तो सबसे पहले रिस्क और रिटर्न दोनों ही चीज़ों को देखा जाता है। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। क्या फाइनेंशियल लिवरेज नहीं होगा इसका आंसर? फर्म वेल्थ रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला देख लेते हैं। रिटेंशन रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट इनकम माइनस डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूटेड डिवाइडेड बाय नेट इनकम। क्या रिटेंशन रेशियो, अभी इसी वीडियो में हम आगे इसको देखेंगे रिटेंशन रेशियो को। रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ को देखते हैं। सबसे पहले क्या आता है? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। हायर रिस्क इज एसोसिएटेड विद ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ हायर रिटर्न। जहाँ भी जिस भी इन्वेस्टमेंट से हायर रिटर्न यानी कि ज़्यादा रिटर्न की गुंजाइश होती है ना, वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा होता है। लोअर रिस्क विद ए ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर रिटर्न, जहाँ से रिटर्न अगर हमें थोड़ी हो रही है तो वहाँ पे रिस्क भी थोड़ा होता है। तो दिस ट्रेड ऑफ हायर रिस्क हायर रिटर्न, लोअर रिस्क smaller return. This trade-off which an investor faces between risk and return while considering इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल डिसीजन इज कॉल्ड द रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ। ठीक है, मीनिंग से ही क्वेश्चन निकल रहा है कि फाइनेंशियल डिसीजन के लिए हम किसके साथ चले जाएंगे? रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज द साइंस ऑफ यूजिंग साइकोलॉजी एंड डेमोग्राफिक्स टू बेटर अंडरस्टैंड कंज्यूमर्स को बेहतर समझने के लिए एक ऐसी कौन सी साइंस है जो साइकोलॉजी को भी यूज़ करती है, डेमोग्राफिक्स को भी यूज़ करती है? तो साइकोलॉजी का साइको उठा लीजिए और डेमोग्राफिक्स का ग्राफिक्स, तो क्या बन गया? साइको प्लस ग्राफिक्स। साइकोग्राफिक्स के साथ हम चले जाएंगे, डेमोग्राफिक के साथ नहीं जाएंगे क्योंकि साथ में साइकोलॉजी भी है, सेगमेंटेशन नहीं होगा, क्लस्टरिंग नहीं होगा, ये चला जाएंगे साइकोग्राफिक्स के साथ। साइकोग्राफिक्स होते क्या है? साइकोग्राफिक्स इज द स्टडी ऑफ कंज्यूमर्स बेस्ड ऑन देयर एक्टिविटीज़, इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। साइकोग्राफिक किस चीज़ की स्टडी है? कंज्यूमर्स की स्टडी है, और वो किसके ऊपर बेस होती है? उनकी एक्टिविटी, कंज्यूमर्स की एक्टिविटी, कंज्यूमर्स के इंटरेस्ट और कंज्यूमर्स के ओपिनियन के ऊपर बेस होती है साइकोग्राफिक्स। इट गोज बियॉन्ड क्लासीफाई पीपल, और ये लोगों को किस तरह से बांट देते हैं? बेस्ड ऑन जनरल डेमोग्राफिक डाटा सच एज एज, जेंडर और रेस। Psychographics seeks to understand the cognitive factor that drive consumer behavior. संज्ञानात्मक पहलुओं को समझने की कोशिश की जाती है साइकोग्राफिक्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कुड अर्न बाय इन्वेस्टिंग हिज मनी इन फाइनेंशियल एसेट्स ऑफ इक्विवेलेंट रिस्क इज कॉल्ड। ठीक है, देखिए इकोनॉमिक्स की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की थ्योरी आ जाती है यहाँ पे कि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि हम उस इन्वेस्टमेंट को जैसे प्रोजेक्ट 1 पे भी लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट 2 पे भी लगा सकते हैं, प्रोजेक्ट 3 पे भी लगा सकते हैं, जिनकी इक्विवेलेंट रिस्क क्लासेस होती है वहाँ पे। तो वहाँ पे जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारे काम करती है। तो यहाँ पे भी हम ऑप्शन में चले जाएंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न दैट एन इन्वेस्टर कुड अर्न बाय इन्वेस्टिंग, यानी अगर पैसे को इस जगह से दूसरी जगह लगाया जाता तो वो किस में आ जाती है? ये वाली स्टडी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। अब देखते हैं चारों ही ऑप्शन को हम। सबसे पहले हमारा रिटेंशन रेशियो होता क्या है? सबसे पहले देखेंगे रिटेंशन रेशियो का दूसरा नाम क्या है? रिटेंशन रेशियो ऑल्सो नोन एज द नेट इनकम रिटेंशन रेशियो। दिस इज़ द रेशियो ऑफ ए कंपनीज रिटेन्ड इनकम टू इट्स नेट इनकम। कंपनी के पास जितनी इनकम हुई ना, उसने सारा का सारा डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, उसमें से कुछ बचा के रख लिया। ये रिटेंशन रेशियो में देखा जाएगा। इसका फॉर्मूला हो जाएगा नेट इनकम माइनस में डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम। The retention ratio measures the percentage of a company's profit that are reinvested into the company in some way rather than being paid out to investors as dividend। यानी कि लाभांश बांटने की बजाय, विनियोगकर्ताओं को लाभांश बांटने की बजाय कंपनी ने वो रीइन्वेस्ट कर दिया। ये रिटेंशन रेशियो में देखा जाता है। तो ये इसका आंसर नहीं है क्योंकि हमें आंसर में इक्विवेलेंट क्लासेस देखनी है और एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। सेकेंड ऑप्शन आ जाता है ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है बेस्ट मिक्सचर है डेप्ट और इक्विटी का। ऑप्टिमम कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए फर्म इज द बेस्ट मिक्स ऑफ डेप्ट एंड इक्विटी फाइनेंसिंग दैट। इस तरह से फाइनेंस करना डेप्ट और इक्विटी को, इस तरह से रेशो लेना है कि मैक्सिमाइज द कंपनीज मार्केट वैल्यू, कंपनी की मार्केट वैल्यू को जो मैक्सिमाइज कर दे, वाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कम से कम आए। नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो डिविडेंड पे आउट रेशियो। डिविडेंड पे आउट का रेशियो
का फॉर्मूला क्या था, डिविडेंड डिवाइडेड बाय नेट इनकम मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे भी इक्विवेलेंट रिस्क वाली कोई बात नहीं थी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में ही इक्विवेलेंट रिस्क की बात करते हैं, एक ऑप्शन को छोड़ के दूसरे के साथ चले जाते हैं। तो जो ऑप्शन छोड़ देते हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द डिफरेंस बिटवीन द रिटर्न्स ऑन द टू प्रोजेक्ट्स। दो प्रोजेक्ट में से दो प्रोजेक्ट का डिफरेंस यहाँ देखा जाता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। टू प्रॉपरली इवैल्यूएट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, द कॉस्ट एंड बेनिफिट और ऑफ एवरी ऑप्शन अवेलेबल मस्ट बी कंसिडर्ड। जितने भी ऑप्शन अवेलेबल है वो ध्यान में रखे जाते हैं। क्या ध्यान में रखा जाता है, कॉस्ट और बेनिफिट, उनमें क्या लागत है और कितना फ़ायदा होगा, एंड वेटेड अगेंस्ट द अदर्स, और एक दूसरे से उनको वेट दिए जाते हैं कि कौन सा ज़्यादा बढ़िया है कौन सा उससे कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 113 क्वेश्चन, सेबी हैज़ मेड इट मैंडेटरी। सेबी ने कंपलसरी कर दिया क्या, फॉर द कंपनीज टू डिस्क्लोज दीज, कंपनी के लिए डिस्क्लोज करना उनकी क्वार्टरली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, क्वार्टरली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट। नेक्स्ट ऑप्शन में था मंथली रिपोर्ट एंड एनुअल रिपोर्ट, द एनुअल रिपोर्ट है थर्ड ऑप्शन में, और फोर्थ ऑप्शन है मंथली रिव्यू एंड एनुअल रिपोर्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन के साथ ही चले जाएंगे। क्वार्टरली रिपोर्ट यानी कि हर 3 महीने में एक बार रिपोर्ट, और एनुअल रिपोर्ट और सालाना एक बार रिपोर्ट देनी जरूरी है हर कंपनी को, और सेबी ने इसे कंपलसरी कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन डैश मार्केटिंग द सेलर एंगेज इन द मास प्रोडक्शन। मास क्या होता है, व्यापक बड़े लेवल पे। ये कौन सी मार्केटिंग है जिसमें जो सेलर जो बेचने वाला है बड़े ही लेवल पे प्रोडक्शन करता है, बड़े लेवल पे डिस्ट्रीब्यूशन करता है, एंड मास प्रमोशन ऑफ वन प्रोडक्ट फॉर ऑल बायर्स, और अपने सारे खरीदने वालों के लिए अपने एक ही प्रोडक्ट का एक बड़े लेवल पे वो संवर्धन भी करता है। तो ये हमारा आ जाएगा मास मार्केटिंग में ही आ जाएगा। यानी कि मास का मतलब क्या है, लार्ज अमाउंट और नंबर ऑफ समथिंग, किसी भी चीज़ की एक बहुत बड़ी मात्रा। सेगमेंटेड नहीं आ गया क्योंकि ये बांटने वाली बात आ गई, और यहाँ पे तो एक बड़े लेवल की बात की जा रही है, ग्रुपिंग नहीं आएगी, जर्नल नहीं आएगा, मास के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115 क्वेश्चन, डैश रेफर्स टू ए फर्म होल्डिंग सम कैश। अब देखिए एक फर्म ने ना, एक फर्म कैश को होल्ड करके रख रही है अपने पास, तो ये कौन से मोटिव में आता है, फर्म ने कैश को होल्ड करके रखा है टू मीट इट्स रूटीन एक्सपेंसेस, अपने रूटीन एक्सपेंसेस के लिए कंपनी जो फर्म है वो कैश को होल्ड करके रख रही है। क्या ये बातें ध्यान में रखनी है कि वो किसके लिए कैश को होल्ड कर रही है, रूटीन एक्सपेंसेस के लिए, दैट आर इनकर्ड इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, जो कि बिजनेस जो वो व्यापार जो कर रही है उसका एक साधारण सा कार्य है। कि रूटीन एक्सपेंसेस को माइंड में रखना है। रूटीन एक्सपेंसेस के लिए एक फर्म जब कैश को होल्ड करके रखती है तो ये कौन से मोटिव में आता है, ये आता है हमारे ट्रांजैक्शन मोटिव में, ठीक है ना। 5 तरह के मोटिव होते हैं जब फर्म अपने कैश को होल्ड करके रखती है। हम सारे ही मोटिव्स को देखेंगे एक एक करके। सबसे अब ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव है ये तो क्लियर हो ही गया होगा। ट्रांजैक्शन मोटिव यानी कि रूटीन एक्सपेंसेस को के लिए जब फर्म थोड़े कैश को होल्ड करके रखती है तो उसे क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन मोटिव कहते हैं उसे। हमारा फर्स्ट ऑप्शन में था स्पेक्युलेटिव मोटिव। स्पेक्युलेटिव मोटिव क्या होता है, स्पेक्युलेटिव इट इज़ ए टैक्टिक यूज्ड बाय इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स टू होल्ड कैश सो एज टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी दैट राइजेज लेटर ऑन, कि अगर भविष्य में कोई और अच्छी अपॉर्चुनिटी आए तो उसको वो आगे इन्वेस्ट कर सके और ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके। ये होता है स्पेक्युलेटिव मोटिव। क्या यहाँ पे जो हमारा मोटिव है वो क्या है, बेस्ट यूज़ ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट यूज़ ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। जैसे कि देयर में भी चांसेस ऑफ इंटरेस्ट रेट गोइंग अप इन फ्यूचर, जैसे कि अगर मान लो चांसेस है कि फ्यूचर में जो इंटरेस्ट रेट है जो ब्याज की तरफ बढ़ने वाली है, तो देयर बाय गिविंग हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट के ऊपर ज़्यादा रिटर्न होगा। तो इन सच ए सिचुएशन द कैश केप्ट असाइड बाय द इन्वेस्टर्स equips him to exploit such an attractive investment opportunity। कुछ कैश को साइड में उठा के रख लिया कि जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो उसे इन्वेस्ट करेंगे, तो दिस इज नोन एज स्पेक्युलेटिव मोटिव, ठीक है। नेक्स्ट है प्रिकॉशनरी मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव क्या होता है, फर्म होल्ड कैश। अब किसके लिए फर्म कैश को होल्ड करी है, टू मीट अनसर्टेनिटीज, इमरजेंसीज, रनिंग आउट ऑफ कैश एंड फ्लक्चुएशंस इन कैश बैलेंसेज। द होल्डिंग ऑफ कैश ऑन दीज रीजन्स आर ऑन प्रिकॉशंस, सिर्फ निवारण के लिए। अगर कोई मुसीबत आ जाती है, कोई इमरजेंसी आ जाती है, ठीक है, कैश की कमी पड़ जाती है, कैश बैलेंस में फ्लक्चुएट होने शुरू हो जाते हैं, तो कंपनी ये इस वाले कैश को यूज़ करेगी। ये होता है प्रिकॉशनरी मोटिव। 3 मोटिव हो चुके हैं हमारे, ट्रांजैक्शन मोटिव, स्पेकुलेटरी और प्रिकॉशनरी मोटिव।
नेक्स्ट है हमारा कंपनसेटिंग बैलेंसेस। कंपनसेटिंग बैलेंसेस क्या होता है? अ फर्म जनरली हैज़ टू होल्ड कैश बैलेंसेस टू कंपनसेट इट्स बैंकर्स, अपने बैंकर्स की क्षतिपूर्ति करने के लिए, फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड। ये होता है हमारा कंपनसेटिंग बैलेंसेस। और एक होता है फ्यूचर रिक्वायरमेंट। ये फ्यूचर की अगर फ्यूचर में इन फ्यूचर अगर फर्म को कोई भी रिक्वायरमेंट आती है तो ये जो कैश रखा है इसको यूज़ किया जा सकता है। द कैश बैलेंसेज आर हेल्ड टू मीट फ्यूचर पेमेंट ऑब्लिगेशंस लाइक पेमेंट ऑफ टैक्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, परचेज ऑफ फिक्स एसेट, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, रिपेमेंट ऑफ टर्म लोन, बायबैक ऑफ शेयर्स एक्सेट्रा। आई होप आपको क्लियर हो ही गए होंगे। 5 मोटिव है कंपनी के कैश को होल्ड करने के। हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि रूटीन एक्सपेंसेस के लिए जब कैश को होल्ड करके रखती है कंपनी एक फर्म तो वो कौन से मोटिव में आता है? वो आता है हमारा ट्रांजैक्शन मोटिव में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंपनी हैज़ ए फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ ₹40,000। एक कंपनी की जो स्थायी लागत है वो आई है 40,000 रुपये की। सेलिंग प्राइस पर यूनिट है 4 रुपये और वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है 3 रुपये। द ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी होगी? ब्रेक इवन क्वांटिटी क्या होती है? यानी कि कंपनी कितनी क्वांटिटी बेचे कि उसे ना प्रॉफिट ना लॉस हो, क्या ना। जैसे ब्रेक इवन पॉइंट होता है ना, देयर इज़ अ सिचुएशन नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस की सिचुएशन जब होती है कंपनी की तो वो ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो इसी तरह ब्रेक इवन क्वांटिटी कितनी आएगी? तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला हम यहाँ लगा देंगे, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस पर यूनिट माइनस में वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट दे रखी है 40,000 की, डिवाइडेड बाय वेरिएबल प्राइस पर यूनिट है 4 रुपीज़, माइनस में वेरिएबल कॉस्ट है 3 रुपीज़। ये फिक्स कॉस्ट है 40,000, सेलिंग प्राइस 4 रुपीज़, वेरिएबल कॉस्ट 3 रुपीज़। तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000। बी ऑप्शन के साथ हम चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 29 इसी सेम टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है और फिर से मार्केट सेगमेंटेशन का क्वेश्चन आया है। ए डैश कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर ए सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। कस्टमर्स को ग्रुप में डिवाइड कर रखा है और जो वो ग्रुप है ना उसके नीड्स और वांट्स, उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो सिमिलर है, तो इसे क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन कहते हैं। मार्केट सेगमेंट। अब क्वेश्चन नंबर 12 और 29 क्या है मार्केट सेगमेंटेशन से एक बार देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द मार्केट दैट आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। यानी कि पूरी मार्केट को अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है। हर ग्रुप के अंदर जो विशेषताएं हैं वो एक जैसी है, यानी कि हर ग्रुप में जितने भी बंदे हैं या जितने भी कस्टमर्स हैं उन सभी की नीड्स वांट्स जो है वो एक जैसी हैं। तो यहाँ पे जो ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं, अलग अलग डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। मार्केट सेगमेंटेशन इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पोर्शंस ऑफ द मार्केट दैट आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। देखिए 29 क्वेश्चन में पूछा गया था, ए प्रोसेस ऑफ सब डिवीजन ऑफ मार्केट इज टर्म्ड एज। एक ऐसी प्रोसेस जो मार्केट को बांट रही है उसे क्या कहते हैं? मार्केट सेगमेंटेशन। और अब तीसरी बार मार्केट सेगमेंटेशन से क्वेश्चन आया है, ए डैश कंसिस्ट ऑफ ए ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर ए सिमिलर सेट ऑफ नीड्स एंड वांट्स। ये आ जाएगा हमारा मार्केट सेगमेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन सेल। प्रॉफिट में चेंज आया किसके कारण? सेल के चेंज के कारण। उससे क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग लीवरेज कहते हैं। ये हमने क्वेश्चन नंबर 36 में फुली डिटेल में जाके हमने ये स्टडी किया है। ऑपरेटिंग लीवरेज, फाइनेंशियल लीवरेज एंड कंबाइंड लीवरेज when one year data is given and when 2 years data are given। तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं इसको। ऑपरेटिंग लीवरेज कैसे आ जाएगा? द चेंज इन प्रॉफिट ड्यू टू द चेंज इन सेल। क्वेश्चन नंबर 36 की वीडियो में आप इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट है, द मार्केट फॉर रेजिंग शॉर्ट टर्म फंड्स इज कॉल्ड। वो वाली मार्केट कौन सी है? कौन सी? शॉर्ट टर्म, यानी कि छोटे टाइम के लिए फंड जो है वो प्रोवाइड कराती है, मनी मार्केट। ठीक है, मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट का भी क्वेश्चन आया था इसी में ही कि बताइए मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है। तो वहाँ पे भी हमने डिटेल में सारे मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट करे थे, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉल मनी। उसमें से भी क्वेश्चन आता ही आता है। कैपिटल मार्केट में हमारे प्रीलिमिनरी, ये हमारी 2 तरह की होती है वाली मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, जिसमें हमारी सिक्योरिटीज़ को खरीदा और बेचा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 120, विच ऑफ दिस इज नॉट ए फाइनेंशियल एसेट। फाइनेंशियल एसेट कौन सी नहीं है? फाइनेंशियल एसेट कौन सी नहीं है? ये आ जाएगी हमारी पेटेंट्स, जो कि नहीं है। तो देख लेते हैं क्या होती है फाइनेंशियल एसेट। बॉन्ड्स, शेयर और लीज ऑब्लिगेशंस, ये फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं।
ए फाइनेंशियल एसेट इज़ ए नॉन फिजिकल एसेट whose value is derived from a contractual claim such as bank deposit, bonds, etc. Financial assets are usually more liquid than other tangible assets such as commodities और रियल एस्टेट एक्सेट्रा. फाइनेंशियल एसेट्स ये इतने सारे मैंने सारे लिख दिए हैं. अगर ये वाली याद कर लेते तो आगे अगर क्वेश्चन में अगर दूसरे ऑप्शंस भी आए तो वहाँ पे आराम से टिक किया जा सकता है. जैसे ये क्वेश्चन था कि कौन सी फाइनेंशियल एसेट नहीं है. क्वेश्चन ये भी बन के आ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सी फाइनेंशियल एसेट है. 3 ऑप्शन ना के दे देंगे और एक हाँ का. तो कौन सी है वो याद कर लीजिए. फर्स्ट है राइट एंड ऑब्लिगेशंस अंडर लीज. ठीक है, ये लीज ऑब्लिगेशंस आया था यहाँ पे, ये वाला हमारा ऑप्शन आया है. कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, बैंक डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स भी ऑप्शन में है, पेंशन फंड, रिसीवेबल्स, इक्विटी शेयर्स, शेयर्स भी हमारा ऑप्शन में है, प्रेफरेंस शेयर, म्यूचुअल फंड, शेयर बेस्ड पेमेंट्स, डेरिवेटिव्स या एम्प्लॉय बेनिफिट प्लान्स. ये सारे हमारे क्या है फाइनेंशियल एसेट है. 120 क्वेश्चन. ये थी आज की वीडियो. मिलेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चंस के साथ अगली वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय.